हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए जुड़िए आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम जीरो लेवल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। आपको माइटोकॉन्ड्रिया अभी इस क्लास में ही याद हो जाएगी, इसकी पूर्ण गारंटी है। चलिए तो जुड़िए हमारे साथ आप इस क्लास में और मजा लीजिए किसका, आप माइटोकॉन्ड्रिया को समझ करके, और एकदम आप जो है हैप्पीनेस हो जाइएगा, आप भी खुश हो जाइएगा। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं सभी बच्चे का इस क्लास में स्वागत है। और सारे बच्चे एक बार शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, जैसे नीरज कुमार, टुनटुन कुमार, बिट्टू कुमार, खुशी कुमारी, हेमा, राम बाबू, उसके बाद निशु कुमार, उसके बाद प्रिंस, राहुल कुमार, अमित कुमार, सुमन यादव, काजल कुमारी, बहुत सारे बच्चे, पूजा कुमारी, अमित कुमार, खुशबू, उसके बाद सुमन यादव, उसके बाद मेघा ब्रोकेन, रजनी, उसके बाद मिलन यदुवंशी, उसके बाद हम देख पा रहे हैं बिट्टू, श्वेता, उसके बाद आलोक कुमार, समीर कुमार, श्रीति कुमारी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं इस क्लास में सभी लोगों का एकदम दिल खोल करके स्वागत है। तो जुड़िए और ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माइटोकॉन्ड्रिया, आप भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। किसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली का घर है, शक्ति का घर है। और एक और बताइए, कोशिकीय ऊर्जा गृह के नाम से किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और हम लोग इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? जल्दी से बोलेंगे, तैयार है आप लोग? क्या हुआ जी, एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? चलिए ठीक हो गया। चलिए जी, हाँ चलिए, तैयार हो गए आप लोग? बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं आप लोग, बायोलॉजी का क्लास है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। विपिन कुमार, चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है। क्लियर? बोलिए क्लियर है जी? आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए एक बार शेयर हो जाए, एक बार शेयर हो जाए। मेरा कमेंट नहीं देखते हैं रुपेश कुमार, सभी लोगों का कमेंट देखते हैं। टेंशन मत लीजिए, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए फैक्ट ऑफ द डे आपके सामने। आज का फैक्ट ऑफ द डे क्या है? ब्रेन से संबंधित आज का फैक्ट है। कहा जाता है कि अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में, 5 से 10 मिनट तक अगर दिमाग में यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन न पहुंचे, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। हमेशा के लिए ये क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, हर रोज थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए ताकि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा से ज्यादा हो सके। जितना अधिक मस्तिष्क को O2 की प्राप्ति होगी, इसकी आपूर्ति होगी, उतना ही ज्यादा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये रहा आज का फैक्ट। और इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत होती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बार तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग शेयर कर दे। बच्चा जी सभी लोग शेयर कर दे, जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं एक बार तो शेयर बनता है और साथ ही साथ लाइक भी बनता है। चलिए स्टार्ट कर ले। बोलिए तैयार है अमर कुमार? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा आज का पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, और माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो आप लोगों से मैं पूछ लूं, बोलिए जल्दी बताएंगे। आप कहेंगे यस गुरुजी, पूछ लीजिए, कुछ कंसेप्ट आप पूछ लीजिए और कुछ आप बताइए जो कि मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी कि एकदम लगे कि वाह क्या बात है, एकदम मजा आ गया, दिल खुश हो गया इस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ करके। आइए मैं बताता हूं। आप जानते हैं, आप वैसे भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। कोशिका के अंदर
पाई जाने वाली एक रचनाएं है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, है ना, नाम किसने दिया। फिर आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने, ठीक है, इसकी बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये क्या कहते हैं कोशिकीय श्वसन के एंजाइम होते हैं उसके बारे में किसने कहा, और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किसने किया। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आविष्कार की। ध्यान दीजिएगा, इस स्लाइड पे आते हैं, इसको यहीं पर देते हैं कि इसी पे बता दे, बताइए इसी पे बता दें। चलिए इसी पे बताते हैं। अगर बात करें हम आविष्कार की, किसकी, आविष्कार की बात करते हैं, बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार हुआ तो किसने किया। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग होता है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शेयर होते रहना चाहिए और साथ ही साथ लाइक भी होते रहना चाहिए ताकि लास्ट तक मजा आ जाए, एकदम मजा आ जाएगा क्लास में। चलिए जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया, याद कीजिए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आविष्कार की बात आती है तो उसमें नाम आता है अल्टमान का, किसका, अल्टमान का। लेकिन अगर अल्टमान के बाद अगर बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने, तो बेंडा ने दिया। तो दो नाम पहले याद रखना है, पहले आपको दो नाम याद रखना है। पहला नाम ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार सबसे पहले कौन किया, रिचर्ड ऑल्टमान ने किया। और उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, उसने क्या दिया तो कहिएगा बायोब्लास्ट नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद बेंडा आते हैं और बेंडा जो है उसका नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो दो बातें आप याद रखिएगा, 1890 और 1898 की ये बातें हैं। तो इसमें दो पॉइंट तो पहले आप लिखेंगे। पहला बात क्या लिखेंगे, बोलिए, पहला बात रिचर्ड ऑल्टमान ने 1890 लिखेंगे, यहां से सीधा लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे रिचर्ड, क्या नाम है, रिचर्ड ऑल्टमान, रिचर्ड ऑल्टमान ने कोष्ट में लिख देते हैं, या लिख देते हैं 1890 में इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया बाबू, थोड़ा सा इसका और पतला कर लेते हैं, हाँ, में इसका नाम बायोब्लास्ट, क्या नाम रखा, बायोब्लास्ट दिया, ठीक है। रिचर्ड ने इसका नाम क्या दे दिया, रिचर्ड ऑल्टमान ने इसका नाम, ऑल्टमान हो गया है ना जी, हाँ, ये यहाँ पे रुक जाइए, ये है ऑल्टमान साहब, ठीक है, ये है ऑल्टमान, हाँ, ऑल्टमान ने इसका नाम क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया, ठीक है, बायोब्लास्ट नाम दिया। तो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो जाएंगे रिचर्ड ऑल्टमान। आपके एग्जाम में सीधे ऑल्टमान ही रहता है, हो सकता है कि रिचर्ड न रहे, सीधा रहेगा ऑल्टमान, ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1897 से 1898 में, और जिनका नाम है बेंडा, क्या नाम है, बेंडा, और उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, ठीक है। तो आप कहेंगे दिया, तथा इसी में लिख लीजिएगा, तथा 1897 से 1898 में बेंडा ने, किसने, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है, बोलिए क्लियर है तो लिखेंगे सारे लोग यस क्लियर है।
सारे लोग लिखेंगे यस, इतनी बातें क्लियर है। इतनी बातें रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसका आविष्कार किया 1890 में। उसके 8 साल बाद इसका नाम बेंडा ने दिया। और बेंडा ने क्या नाम दिया? तो उसने कहा कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा का नाम याद होना चाहिए। बेंडा ने कहा कि इसका नाम क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम रहेगा। ठीक है, चलिए गुरुजी 700 के पूरा होने में कितना बाकी है? आप सभी का प्यार चाहिए। 5000 अभी बाकी है। 5000 अगर आज ही पूरा हो जाता है तो बिग सेलिब्रेशन आज ही होगा। और आज अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। हम सभी टीम यानी कि दिशा साइंस क्लास की जितनी भी टीमें हैं, सारी टीम जो है इस पल का इंतजार कर रही है। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप लोग उसको पूरा कराने में सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इतना बात क्लियर हुआ। बेंडा ने ये क्या क्या कहा कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं किंग्सबरी। क्या नाम है? किंग्सबरी कब आते हैं? 1912 में। अब कहानी थोड़ी सी और लंबी जाती है। अब तो एक तो डेट आपको याद हो गया 1800। कलर चेंज करते हैं बाबू, कलर चेंज करते हैं, रुक जाइए। हाँ, 1892 का आपका 1890 याद हो गया। 1890 में एक वैज्ञानिक है, 1890 में आए। 1890 के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंडा। 1898 कितना? 1898 में आते हैं। फिर इसके बाद 12 में आते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं 1892। कितना? 1912 में आते हैं। 1912 और एक वैज्ञानिक फिर आते हैं 1913। देखिए 4 टर्म में तब जाकर के डिफाइन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है इतने दिनों में एक्सप्लेन किया गया। वाह क्या बात है। तो एकदम और महत्वपूर्ण भी तो है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 1890 में इसका आविष्कार ऑल्टमैन के द्वारा किया गया। 1898 में बेंडा के द्वारा इसका नामांकन किया गया। 1912 में किंग्सबरी के द्वारा क्या किया गया? तो उस कोशिकीय श्वसन के संबंध में कहा गया। और लास्ट 1913 में किसके द्वारा? तो आप कहेंगे वारबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? वारबर्ग के द्वारा। उसमें पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं उन एंजाइमों का वर्णन किया गया। तो ये पूरा रहा आज का ये माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी बातें। तो चाहे तो इसी में आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे 1912 में। कब कहिएगा? 1912 में किंग्सबरी ने क्या कहा? कोशिकीय ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय एंजाइम के संबंध में, कोशिकीय एंजाइम के संबंध में कहा। संबंध में कहा। तथा यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं बाबू। तथा 1913 में वारबर्ग ने क्या किया? आप कहिएगा इसमें उपस्थित एंजाइमों का अध्ययन किया। ठीक है, वारबर्ग ने क्या किया? हाँ, एंजाइम का वर्णन किया। वारबर्ग ने एंजाइम का अध्ययन किया। एंजाइम एस लगा देते हैं, एंजाइम्स हो जाएगा। एंजाइम्स का अध्ययन किया। अध्ययन या वर्णन किया लिखेंगे, का वर्णन किया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? 4 डेट आपको याद रहेंगे? बोलिए, अगर आप लोगों को याद रहेंगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बोलिए, 4 डेट आपको याद रहेंगे? बोलिए जल्दी से यस। अगर समझ में आ गया तो सारे लोग लिखेंगे यस। 1890 याद रहेगा, 1898 याद रहेगा, 1912 याद रहेगा और 1913 आपको याद रहेगा कि इस डेट में क्या क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में इस डेट में क्या क्या हुआ जल्दी से बताएंगे।
सारे लोग यस लिखेंगे, अगर समझ में आ गया तो एक बार आप सभी लोग लिखेंगे यस, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए यस समझ में आ गया गुरुजी, आगे बढ़ जाइए, इतना सब क्लियर हो गया। बिल्कुल हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, अभी जो है कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बाबू। एक डेट और याद करना पड़ेगा आप लोगों को, एक डेट और याद करना पड़ेगा, 1940 से 1950। कितना? एक डेट और याद करना पड़ेगा, 1940 से 1950 का डेट आपको याद करना पड़ेगा। यहां एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है पैलेडे। क्या नाम है? पैलेडे। और इस जो एस्टेंड, क्या नाम है यहां पर लिख लीजिएगा, पैलेडे, पैलेडे। और इनके साथ आते हैं इस जो एस्लेंड, क्या नाम है, इस जो एस्ट्रेंड, इसमें इस जो एस्ट्रेंड, ये वैज्ञानिक आते हैं और आकर के उस संरचना का अध्ययन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। देखिएगा ये भी डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1940 से 1950 के बीच पैलेंडे इस जो एस्ट्रेंड नामक वैज्ञानिक आते हैं और इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और हम उसी पर अब बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार शेयर हो जाए, एक बार शेयर हो जाए जी। हाँ सर, कैसा नाम है? नाम तो ठीक है जी, सबका अपना अपना नाम है। जैसे आप मेरा नाम याद कर लेते हैं, मैं आपका नाम याद कर लेता हूं, वैसे सारे लोगों का नाम याद हो जाएगा। कोई नाम टेढ़ा थोड़ा होता है। देखिए कितना अच्छा है, पैलेडे इस जो एस्ट्रेंड। ठीक है, 1940 से 1950। तो डेट आपको सारा याद हो गया, डेट याद हो गया। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए अभी कि किसी एग्जाम में बैठते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए ये कंसेप्ट निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, सारी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ है एकदम। हाँ, परेशान नहीं होइए ना आप जो है ब्रजेश सर के साथ में जुड़े हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, यहां देखिएगा, यहां हम बात करेंगे किसके अनुसार, पैलेडे और इस जो एस्ट्रेंड के अनुसार। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चित्र तो यहीं पे बना लेते हैं चित्र। देखिए पहले तो बात करेंगे किसके अनुसार। देखिए स्टार्ट करके लिखिएगा पैलेडे एवं, यहां लिखते हैं पैलेडे एवं इस जो एस्ट्रेंड के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बोलिए, पहले चित्र बना के समझा दे या पहले आपको संरचना बता दे? बताइए, बोलिए, पहले चित्र बना करके समझा दे या पहले उन संरचना को लिखवा दे? बोलिए जल्दी से, आप लोग बताइएगा, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे ही हम करेंगे। बोलिए जल्दी से बाबू बताइए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है इसके बारे में ये बताते हैं पैलेडे ने। ठीक है जी सर, आई एम लेट, कोई बात नहीं, शेयर होते रहना चाहिए, लास्ट तक आप सभी लोग शेयर करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताते हैं कि इसकी संरचना होती कैसी है। अब जो है एक क्वेश्चन तो पहले ये बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल झिल्ली वाली है या डबल झिल्ली वाली है। पहले तो आपके मन में ये पैदा होना चाहिए। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 3 ही कोशिकांग है। कौन कौन कोशिकांग है याद कीजिए, कहिएगा कि दोहरी झिल्ली युक्त है। आप लिखिए लीजिएगा, आप लोगों को याद है तो आप लोग जल्दी बताइए। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, युक्त कोशिकांग है, कोशिकांग बताइएगा। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से है? कोशिकांग
ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन सी है? बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बता भी रहे होंगे। हाँ देख लेते हैं। हाँ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, पहले लिख दीजिए। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे पहले लिख दीजिए फिर चित्र बनाइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन सी है? 3 गो नाम याद होना चाहिए आपको। क्या वो 3 गो नाम याद होना चाहिए। 1 नंबर में कौन है? 1 नंबर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही ले लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सी है बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त कौन सी है? दोहरी संरचना युक्त है या दोहरी झिल्ली युक्त है, तो आप कहते हैं केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और एक और कौन है आप बताइए? एक और कौन है आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए और एक और नाम बताइए। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका, वही माइटोकॉन्ड्रिया को ना सूत्रकणिका कहते हैं। और एक है लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं। तो ये हो गई दोहरी झिल्ली युक्त। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि एकहरी झिल्ली युक्त कौन कौन से हैं या बिना। अब सीधे बात कर लेते हैं किसकी? हाँ झिल्ली रहित कोशिकांग एक होता है झिल्ली, इसको भी लिखिए लेते हैं, ठीक है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, बताइए। अब तो आसान हो गया। एक तो दोहरी झिल्ली हो गई और उसके बाद हो गई बिना झिल्ली की। अब जो बाकी रह गया वो क्या हो जाएगा? एकहरी झिल्ली हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली? 2 झिल्ली पाई जाती है। कितनी? 2 झिल्ली पाई जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ अब हम जब चित्र बनाएंगे तो इसमें दोहरी झिल्ली को लेकर के चलेंगे, ठीक है। हाँ उस दिन हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है जी। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल राइबोसोम आप आंसर दे रहे हैं कि बिना झिल्ली युक्त, मतलब कोई झिल्ली नहीं होती है, वो कौन सा है? राइबोसोम है। बिल्कुल राइबोसोम जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्लियर। चलिए अब चित्र बना लेते हैं, ठीक है। अब चित्र बना लेते हैं, लेकिन एक बार तो शेयर होना चाहिए, चित्र बनाएंगे। हाँ झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइबोसोम होता है। आइए अब चित्र बनाते हैं। पैलेंड एवं इशू जो स्ट्रेन के द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है उसको ध्यान से समझिएगा एक बार। इसमें कहा, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। दोहरी झिल्ली युक्त होती है, जो सबसे बाहर झिल्ली होती है और एक अंदर झिल्ली होगी। 2 झिल्ली का मतलब ये है ना, एक बाहर होगी और एक अंदर होगी, ठीक है। हाँ ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए 2 झिल्ली बनाइए पहले। तो आप कहेंगे गुरुजी एक तो आप झिल्ली बना दीजिए जो बाहर से है, ठीक है। हाँ जो कहां से हो? बाहर से हो। लीजिए चलिए एक ये हो गई। हाँ ये लीजिए। ये थोड़ा सा चप्पल आकार का नहीं बना। रुक जाइए परेशान नहीं हुई। चलिए जी। हाँ बिल्कुल चलिए। क्लियर। ये क्या हो गया? ये हो गया बाहरी झिल्ली, है ना। ये हो गया बाहरी झिल्ली, ठीक है। कोई दिक्कत? सबसे बाहरी झिल्ली हो गई, इसको हम कहेंगे बाहरी झिल्ली, ठीक है। सारे लोग नाम लिखेंगे बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ठीक है। चलिए जी बाहरी झिल्ली। और इस बाहरी झिल्ली की जो मोटाई है, इसका जो थिकनेस है वह कितना होता है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉन। कितना? 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ आउटर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या लगा है जी? हाँ इसमें कुछ नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन बोलिएगा, ठीक है। इस झिल्ली की मोटाई कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी मोटाई
मोटाई कितनी है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉन, 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके बाद एक झिल्ली आती है अंदर से, इसके अंदर एक झिल्ली आती है जिसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली। क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। बिल्कुल चित्र को बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा जी, बनाइएगा चित्र। इसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली, ध्यान समझिएगा। और उस आंतरिक झिल्ली से अनेकों प्रवर्ध निकले होते हैं या उभार निकले होते हैं, और वो उभार मैट्रिक्स के तरफ लटके होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये जो है बाहरी झिल्ली हो गई, इसके बाद जो हम खींच रहे हैं ये आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, और ये आंतरिक झिल्ली नीचे की तरफ ये मैट्रिक्स में क्या होती है? लटकी होती है। तो ऐसे आपको भी क्या करना है? बनाना है। ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ आकर के लटकी होती है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, सारे लोग बना लेंगे ऐसे ही, बिल्कुल मजा आ जाएगा जी। वाह क्या बात है, गजब सर, क्या चित्र बनाए। चलिए देखिए, हाँ ये हो गया आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ, हाँ भीतरी झिल्ली बोल रहे हैं बाबू, भीतरी झिल्ली बोलिए, आंतरिक झिल्ली बोलिए। ये आंतरिक झिल्ली हो गई, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे आंतरिक झिल्ली। ठीक है, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये आंतरिक झिल्ली जो होती है इसकी भी मोटाई सेम होती है बाहरी झिल्ली के बराबर। कितना? बाहरी झिल्ली के बराबर, यानी कि 60 से 70 एंगस्ट्रॉन की मोटाई इसकी भी होती है। तो दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों की सेम है। अब देखिए ये जो प्रवर्ध निकले होते हैं, अब देखिए ये जो प्रवर्ध निकले होते हैं, इस प्रवर्ध का नाम है क्रिस्टी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो बाहरी झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली है, उन दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ द्रव होगा, पानी की जैसा क्या पाया जाएगा? द्रव पाया जाएगा। ठीक है, पानी की तरह क्या पाया जाएगा? द्रव पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें पानी की तरह द्रव पाया जाता है। ठीक है, इसमें पानी की द्रव पाया जाता है, और इसको बोलते हैं बाहरी बेस में। क्या बोलते हैं बाबू? बाहरी बेस में, आउटर चेंबर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसकी मोटाई की अगर बात करें तो इसकी मोटाई जो होती है वह 40 से 70 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, इसकी जो मोटाई है 40 से 70 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। तो ये हो गया क्लियर, इतना हुआ। बोलिए जल्दी से, चित्र बनाना पड़ेगा जी, चित्र बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? आप कहिएगा बाहरी बेस में, बाहरी बेस में है, और इसी को कहते हैं आउटर चेंबर। ठीक है, आउटर चेंबर। अगर इसके मोटाई की बात करें, या आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि जो बाहरी झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली है, उन दोनों के बीच में कितना स्पेस होता है? तो आप कहेंगे ये खाली स्थान बोल सकते हैं ना जी, हाँ खाली स्थान बोल सकते हैं, या इसकी चौड़ाई बोल सकते हैं। अब यहां लिख देंगे चौड़ाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे 40 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, 40 से 70 एंगस्ट्रॉन के बीच इसकी मोटाई होती है। अब देखिए, अब ये क्लियर हो गया, संरचना तैयार है। मैंने क्या बोला? सबसे बाहर वाली को बाहरी झिल्ली। ठीक है, बाहरी झिल्ली, और इसके बाद एक आंतरिक झिल्ली है, और दोनों झिल्लियों के बीच में जो पाया जाएगा स्थान उसको बोलेंगे बाहरी बेस, आउटर चेंबर। क्या बोलेंगे? आउटर चेंबर। और ध्यान दीजिएगा, आउटर चेंबर की जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई कितनी है? 40 से 70 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए जो आंतरिक चेंबर है बाबू, ये आंतरिक चेंबर कहते हैं। जो आंतरिक झिल्ली है वह आंतरिक चेंबर किसको घेर रहा है? वो घेर रहा है इनर चेंबर को। किसको? इनर चेंबर को। ये पूरा को कहेंगे इनर चेंबर, यानी कि आंतरिक बेस में। क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, नाम लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? इसको बोलेंगे बाबू, यही लिख देते हैं। चलिए यहां लिखते हैं, यहां पे, हाँ ये है
आंतरिक बेस में, आंतरिक बेस में, ठीक है, इसको बोलेंगे इनर, इनर, इनर चेंबर, इनर चेंबर, इनर चेंबर, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखिए ये जो हरा वाला लाइन देख रहे हैं जिसको हम आंतरिक झिल्ली बोलते हैं, ये आंतरिक झिल्ली किसको घेर रही है? आंतरिक बेस को यानी इनर चेंबर को घेरने का काम कर रही है। और इसी इनर चेंबर में, इसी इनर चेंबर में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स, जो अर्ध तरल होता है। क्या होता है? जो अर्ध तरल होता है, ये है बाबू मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है? मैट्रिक्स है। अभी देखिएगा ये हो गया मैट्रिक्स, क्लियर हुआ? ये जो हम अभी जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अर्ध तरल पदार्थ होता है, इसकी भी बात हम करेंगे। ये क्या है? तो आप कहेंगे इसका नाम गुरुजी दीजिए, तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर अनेकों परवर्ध निकले होते हैं, ठीक है, ये अनेकों जो परवर्ध निकले होते हैं, इस परवर्ध का क्या नाम है? इस परवर्ध का नाम है क्रिस्टी, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये गुरुजी क्या है? तो ये है क्रिस्टी। सारे लोग बनाएंगे, ऐसे डिजाइन करना चाहिए आपको, लगे कि वायो के क्लास में एक से एक जो है डिजाइनर बैठे हुए हैं। बिल्कुल डिजाइन आपका भी ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये किसकी संरचना है? तो आप कहेंगे ये क्रिस्टी की संरचना है, जो मैट्रिक्स में लटकी होती है। ये मैट्रिक्स में लटकी होती है, कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे ये जो है किससे निकल रही है? आंतरिक झिल्ली के द्वारा निकल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से ये निकल रही है और निकल करके और ये मैट्रिक्स में लटकी होती है बाबू, ठीक है, क्लियर हुआ? सारे लोग बना लेंगे ऐसे। हाँ, और वीडियो आप शेयर करते रहिएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। और जितने बच्चे जुड़े हैं कम से कम तो उतना लाइक होना चाहिए। अगर जितने बच्चे जुड़े हैं उतना तो लाइक बनता है बाबू। अगर उतना लाइक नहीं करते हैं तो फिर क्या मतलब है बताइए? हाँ, मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप भी हो जाए, एक बार थम्स अप हो जाए। हाँ, इस चित्र के लिए थम्स अप हो जाए, कम से कम इस चित्र के लिए एक बार थम्स अप हो जाए। सारे लोग थम्स अप करेंगे, यस सर, ये चित्र हम लोग बना लिए और समझ में भी आ गया। बोलिए क्या बात है गुरुजी, वाह क्या बात है। चलिए, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इस संरचना का नाम क्या है? आप कहेंगे ये जो संरचना देख रहे हैं इस संरचना को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक है, ये हो गया क्रिस्टी। और पूरा जो संरचना है वह किसका है? तो आप लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र ये बन करके तैयार हो गया। और ये चित्र किसके अनुसार बनाया गया? पेलन एवं इस जो एस्ट्रेन के द्वारा बनाया गया, उनके अनुसार बनाया गया, ठीक है। बोलिए यस सर, कंप्लीट है। चलिए, बहुत बढ़िया, सुनीता कुमारी ठीक है। हाँ चलिए, चलिए एक बार सारे लोग थम्स अप करेंगे, सभी लोग थम्स अप करेंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे। एक बार दमखम लगा दीजिए और हाँ पूरा पावर दिखा दीजिए दिशा साइंस का। सर नीट में यह आता है, नीट में यह आता है। आज बच्चा जी नीट में यही कंसेप्ट ना आएंगे, यही कंसेप्ट। मैंने बहुत सारी कंसेप्ट बता दी, लेकिन ये चित्र जब आप बना लीजिएगा ना तो इससे जुड़े हुए सारी पॉइंट को आप समझ जाइएगा। अभी मैं आप लोगों को पॉइंट करके बता रहा हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा तो पता चलेगा। नीट में कहा आसमान से थोड़े टपकता है, प्रश्न आसमान से नहीं टपकता बाबू, आपका एनसीईआरटी कवर होता है। लेकिन हम लोग, आप जो है क्या करते हैं ना, आप जो है कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, केवल ऊपरी पढ़ लेते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो नहीं समझ में आता, फिर कहते हैं कि गुरुजी मेरा जो है क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। 40 से 70 एंगस्ट्रॉन, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अमरजीत कुमार, आइए, इतना क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखना है, अब इसको क्या करना बाबू? लिखना है कि पहले नाम इस जो स्टैंड के द्वारा जो संरचना दी गई थी उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं बाबू। चलिए, पहला पॉइंट,
कि क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, यहां लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब तो आराम से लिख लीजिएगा आप लोग, अब आराम से लिख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। कैसी? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ठीक है, सभी लोगों को पता है, दो झिल्लियों के द्वारा बना होता है। ठीक है सर जी, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अच्छा, धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है जी, हाँ। अच्छा, तेज आवाज जा रही है, ओहो। चलिए ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा। पहला पॉइंट ये होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लियों का बना होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। चलिए लिख लीजिएगा, लिखेंगे यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। आपको बता भी थे, दो झिल्ली है, एक बाहर और एक आंतरिक। दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसका बाहरी झिल्ली लचीला होता है तथा आंतरिक झिल्ली से अनेक उभार लिख सकते हैं, अनेक उभार या प्रवर्ध निकले होते हैं, या प्रवर्ध निकले होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। पहली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है दोहरी झिल्ली के द्वारा बना होता है, और ये दोनों झिल्ली यानी जो बाहरी झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली है, बाहरी झिल्ली लचीला और आंतरिक झिल्ली से अनेकों प्रवर्ध निकला होता है, और बीच वाला जो खाली स्थान होता है उसमें पानी के जैसा द्रव भरा होता है, जिसकी मोटाई या जिसकी चौड़ाई 40 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है, उसको आउटर चेंबर के नाम से जानते हैं, बाहरी बेस्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा बात इसमें आप क्या लिखेंगे बाबू, हाँ ठीक है, दूसरा बेस में आप लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कि इन दोनों झिल्लियों के बीच, इन दोनों झिल्लियों के बीच के जगह को क्या कहते हैं बोलिए तो, बाहरी बेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, यही पैटर्न है, बेस में बाहरी बेस में कहा जाता है, हट गया ठीक है, बाहरी बेस में कहा जाता है। ठीक है, अब मोटाई उटाई तो पहले बता दिए हैं, इसमें अब आप लोगों को मोटाई नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बाहरी बेस में, हाँ बिल्कुल, बाहरी बेस में कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, हाँ आंतरिक झिल्ली लिखेंगे, आंतरिक झिल्ली आंतरिक बेसमेंट को घिरे रहती है, घिरे रहती है, जिसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, हाँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट लिखिएगा। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे
लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होगा, कहिएगा मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, लिखिएगा। चौथा नंबर है कि मैट्रिक्स में विभिन्न, चाहे अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम, अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम, तो एस लगा देते हैं, ज्यादा ना जी, अनेक है, अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे अब देखिए, अगर बात करते हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम की बात करते हैं, तो वसा को भी पचाने के लिए पाया जाता है ना, वसा को भी, और आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, जो न्यूक्लिक अम्ल है उसको भी पचाने वाले एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस, और वसा को पचाने वाले लिख देते हैं, पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज, वसा को पचाने के लिए एमाइलेज, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने के लिए न्यूक्लियस ETC, ठीक है, हाँ, क्लियर। तो ये रहा पूरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, किसके द्वारा, पेलेंड के अनुसार, ठीक है। चलिए, रेडी है, इतना क्लियर है, बोलिए जल्दी से यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप लोग लिखेंगे यस, अगर क्लियर है तो आप सभी लोग लिखेंगे यस क्लियर है, सारे लोग लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस क्लियर है गुरुजी। आगे बढ़ा जाए, आगे बताइए, हाँ आगे बताइए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। निखिल यादव, चलिए बहुत बढ़िया, और भी बच्चे लिखेंगे जल्दी 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 से, हाँ बिल्कुल सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग। आप लोग क्या नहीं लिखते हैं जी, हाँ कुछ बच्चे जो है केवल वीडियो को देखते हैं, लाइक तक भी नहीं करते हैं, अरे कैसे चलेगा बताइए। यस सर क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे, चलिए जी सर ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, अब आपसे अगर पूछे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्या है, ठीक है, आप याद कीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति का घर, बिजली का घर, कोशिकीय ऊर्जा गृह, है ना, ये सारे नामों से किसको जाना गया, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना गया। और इसलिए जाना गया क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और इस वजह से इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है। और जब पूरा ऑक्सीकरण होगा तो पूरा क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगा, ऊर्जा निकलेगी, इसलिए इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और पावर हाउस का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे शक्ति का घर, बिजली का घर, कोशिकीय ऊर्जागृह, तो चारों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, चारों नाम आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं, यहां पे ये हो गया चित्र, ठीक है, जो कि आपको बना के दिखा दिए माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा चित्र आपको बता दिए कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं कहां कहां पाई जाती है और इसकी मोटाई कितना कितना होती है, सारा क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य की बात करेंगे बाबू, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या काम है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है, बोलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है, चलिए ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात बताएंगे कि गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, और उस श्वसन के एंजाइम के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एक बात आपको और याद होना चाहिए कि क्रेब्स चक्र की क्रिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है
कि कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इस चीज को आप याद रखना ही पड़ेगा, आपको किसी भी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात लिखेंगे कि इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के कारण क्या होता है बाबू, के कारण ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C6H12O6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि जब आग पूरा जलेगा तो उससे उष्मा भी आपको पूरा मिलेगी, लेकिन अगर वही आग धुआं बन के रह जाएगा तो वहां से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये बात आप समझ गए कि इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और इस ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा बनेगा, ठीक है, जो ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा का संचयन एटीपी के रूप में होगा। और उस एटीपी का उपयोग कोशिका नए यौगिकों के निर्माण में करेगी, ठीक है। हाँ, नए यौगिकों के निर्माण में करने वाली है, ठीक है। तो ये बात आप लिखेंगे, कहेंगे कि ऊर्जा, हाँ लिखेंगे एटीपी ऑक्सीकरण होता है। आगे लिखिएगा, ऊर्जा एटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, संचित होता है, जिसका उपयोग कोशिका नए यौगिकों के निर्माण में, नए यौगिकों के निर्माण के समय करती है, नए यौगिकों के निर्माण के समय करती है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। आज सर बहुत अच्छे लग रहे हैं धन्यवाद जी। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अलग अलग जो है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन, तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, यानी कोशिकीय ऊर्जा गृह। लिखिएगा, कोशिकीय ऊर्जा गृह या बिजली का घर, या बिजली का घर, या शक्ति का घर, या पावर हाउस, सीधे लिख देता है सही, पावर हाउस, या एक और होगा कहीं, हाँ, कोशिकीय ऊर्जा गृह हो गया, बिजली घर हो गया, शक्ति का घर हो गया, पावर हाउस हो गया। हाँ, पावर हाउस किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक है। आप बताइए। देखिए, नाम है किसके, कितने, 4 नाम आपने देख लिया, ठीक है, 4 नाम देख लिया, और इसका आंसर तो एक ही होगा ना, इसका आंसर एक ही होगा। आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग नाम से, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग का भी नाम होगा, ठीक है, आप लोग का भी नाम होगा, 3 नाम होगा, 4 नाम होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 2 ही नाम होगा ना। कहते हैं देहात में कि एक नाम है रास का नाम और दूसरा नाम है पुकार का नाम है ना जी, जिसके द्वारा जो है पुकारा जाता है, ठीक है। सूत्रकनिका कुछ बच्चे बता रहे हैं, वाह क्या बात है ठीक है ठीक है ठीक है, सूत्रकनिका भी बोलेंगे। तो लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, या चलिए लिख देते हैं सूत्रकनिका, आप लोग बोल रहे हैं तो, या सूत्रकनिका,
सूत्र कणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट में बताइएगा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दो नाम है, रास के नाम और पुकार के नाम, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बिल्कुल, मेरा भी नाम सर 3 गो है। हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नाम अलग अलग होगा, 2-3 नाम होंगे, एकदम होंगे। हाँ, कम से कम तो 2 गो होगा ही। कम से कम 2 गो होगा। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बोलिए इतना क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हुआ। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया तो बोलिए आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ जी गुरु जी, मेरा नाम 2 है, मेरा नाम 3 है। चलिए बहुत बढ़िया, 2 से ज्यादा नाम है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, यहाँ तो आप 4 नाम देखे, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया को ये एक ही जो आंसर होगा, लेकिन इसी को कोशिकीय ऊर्जागृह, इसी को बिजली का घर, इसी को शक्ति का घर, या इसी को पावर हाउस के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए क्लियर क्लियर, बोलिए जल्दी से, यस सर क्लियर। मेरा नाम 2 है, मेरा नाम 4 है, वाह क्या बात है। अब मेरा भी नाम जानना चाहते हैं कि मेरा कै गो है। चलिए हाँ, मेरा अभी बाद में बताएंगे आपको, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए देखिए आगे क्या हो, आगे लाइसोसोम, क्या गया, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम आपको पढ़ना है कि लाइसोसोम क्या है। चलिए आप जो है इसको आप समझिए, ठीक है, इसको आप समझिए कि लाइसोसोम होता क्या है बाबू। ठीक है, चलिए विमल झा धन्यवाद। चलिए रामानुजन कुमार। ठीक है, अरे लीव का है, एगो पढ़ लीजिए, लाइसोसोम पढ़ लीजिए। हाँ एगो और लाइसोसोम पढ़िए पहले। ठीक है, आइए बात करते हैं लाइसोसोम पर। ठीक है, कोई लीव नहीं अभी होगा, हाँ अभी क्लास छोड़ने वाले हम नहीं है। चलिए लाइसोसोम क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि लाइसोसोम एक थैलीनुमा रचना है। ऐसी रचना है, एक थैलीनुमा रचना है, और इसमें झिल्ली कितनी होती है, सिंगल झिल्ली होती है। और इस थैलीनुमा संरचना को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डब्बे नामक वैज्ञानिक ने 1958 में देखा था। कब देखा था बाबू, 1958 में देखा था। ठीक है, जिसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ गए, क्या समझे बताइए। एटीपी क्या होता है सर, जो ऊर्जा संचयन होता है, जिस ऊर्जा का निर्माण करती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा का संचयन जिस यूनिट में होता है, उस यूनिट को कहते हैं एटीपी। ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, एक बच्चे कह रहे आपका नाम 5 है। अरे चलिए अलिया भट्ट। हाँ चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। लाइसोसोम, तो आप कहेंगे कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने, कहिएगा लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक थैली के समान रचना, देखिए ना, आप यहां कहेंगे कि लाइसोसोम एक सूक्ष्म थैली के समान रचना है, जिसको सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डब्बे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कब देखा, 1958 में देखा था, और उन्हें 1974 में जाकर के नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए राम राम जी। चलिए तो लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे, कहिएगा यह सूक्ष्म थैली के समान, कैसा, सूक्ष्म थैली के समान रचना है, थैली के समान रचना है। किसने देखा बाबू, यह सूक्ष्म थैली के समान किसने देखा। न कहते हैं कि पहली बार जब चेवड़ में ऊंट आया तो लोग कह रहे थे कि क्या है बलबल्ले है ना। तो किसी ने जब नहीं देखा पहली बार ऊंट, तो उसको क्या लगा, उसको तो पता नहीं है कि है क्या। जैसे मान लीजिए कि आप आज तक गेंडा नहीं देखे हैं, मान लीजिए, और
अचानक आपके सामने गेंडा आ जाए तो आप क्या नाम दीजिएगा उसको, क्या नाम दीजिएगा बताइए। आप कहिएगा हमको पते नहीं है। वैसे ही है ना, कहते हैं कि उजरा चेवड़ में ऊट आया तो इका हरे इका ह तो बलबल्ला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है कि यह सूक्ष्म थैली के समान रचना है, इसको सबसे पहले किसने देखा, इसको सबसे पहले किसने देखा, तो कहिएगा रचना है जिसे जिसे सर्वप्रथम किसने देखा, जिसे सर्वप्रथम जिसे सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डब्बे, क्रिश्चियन सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डब्बे, क्रिश्चियन डी डब्बे, डब्बा मत लिख दीजिएगा, क्रिश्चियन डी डब्बे नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने कब 1958 में देखा था, ठीक है। 1958 में क्या किया, इसने पहली बार देखा, ठीक है। और बहुत पहले की बात है इसलिए लिखिएगा था, ठीक है। हाँ ठीक है, 1958 में उन्होंने क्या किया था, देखा था। और इसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, तो आप कहेंगे 1958 में तो देखे, इसके लिए इन्हें लिखिएगा फुल स्टॉप डाल करके, ठीक है। हाँ लिखिएगा, इसके लिए उन्हें 1900 कब देखा था जी, 1958 में, यही में जोड़ लीजिए और हो जाएगा 74। इसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, दिया गया। चलिए, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया ठीक है। आत्मघाती की थैली, हाँ आत्मघाती इसी को कहेंगे। कालिदास वाला होना है जी, कालिदास वाला। अब कहानी सुनाएंगे तो ढेर टाइम लगेगा, विद्वात्मा वाला ना जी। हाँ, कालिदास जो है चढ़ करके और जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। वैसे ही आत्महत्या की थैली या आत्मघाती इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसकी भी बात हम करेंगे। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी ये कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी टाइम इज ओवर। हमको ये समझ नहीं आता कि आपको इतना अच्छा इंग्लिश लिखने आता कैसे है। टाइम इज ओवर आपको कैसे लिखने आ जाता है, भुला ना जाइए, ठीक रहेगा ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। इसमें लिख देते हैं 2 लाइन, कहिएगा कि लाइसोसोम में अनेक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम सो लगाइए, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो कोशिका को भी गला देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब मौका मिले तो ये क्या करेंगे, तुरंत जो है कोशिका को भी गला देंगे, जो कि आगे आप लोग देखेंगे कैसे कोशिका को ये गिला रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, लाइसोसोम एक सूक्ष्म कोशिकांग या सूक्ष्म थैली के समान कोशिकांग है, और उसमें क्या पाया गया, तो आप कहेंगे एंजाइम्स है। और कैसा एंजाइम्स, तो पाचक एंजाइम पाया जाता है, कोशिका को गलाने की क्षमता रखता है। अब थोड़ा सा अनुमान लगाइए, कि आप जो है आइसोसाइनाइट लेके चल रहे हैं। हाँ, कहिए गुरुजी ये क्या सिखा रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, या आप उसको छोड़िए, आप इसको याद कीजिए, NH नहीं ना जी, NO3 बोलिए, ये किसका सूत्र है, आप बताइएगा। बहुत बार आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे NO3, बिल्कुल आप बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हो गया किसका, लाइसोसोम का चित्र हो गया, जो सिंगल झिल्ली वाली होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइसोसोम के कार्य की, ठीक है। लाइसोसोम के कार्य की बात करते हैं। अभी आप लोगों का कमेंट आया नहीं है बच्चा जी, कमेंट बोलिए कि हाँ NO3 किसका सूत्र है, ठीक है। जल्दी से बोलिए। हाँ चलिए,
हाँ नाइट्रेट का है, अरे बारे कुछ बच्चे कह रहे हैं नाइट्रेट का है। अच्छा नाइट्रेट का है, तो आप बताओ कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है। हाँ अब आप ही लोग बताना कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। छोड़ो, मैं अभी अभी एग्जाम्पल लेता हूं कि मान के चलिए आप जो है एक जो है बोतल में लाफिंग गैस लिए हुए हैं और आप किसी कमरे में गए और उस बोतल को खोल दिए, तो उसका प्रभाव क्या आप पे नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप लाइसोसोम को समझ लीजिए कि लाइसोसोम भी क्या होती है, जब कोशिका के अंदर किसी प्रकार का अमोनिया नहीं होता है, ये अमोनिया आंसू गैस है, वो हटाओ ठीक है। हाँ, तो जब कोशिका में किसी प्रकार का व्यवधान होता है, तो उस व्यवधान के कारण क्या होती है, लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, और जैसे लाइसोसोम की झिल्ली फटती है, कोशिका द्रव्य के साथ साथ इसकी खुद की कोशिका भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करेंगे, कार्य लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। पहला कार्य क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या करेगा, जिस कोशिका में ये रहेगा उस कोशिका को आवश्यकता अनुसार क्या करता है, पाचित करने का काम करता है। पहला पॉइंट, ठीक है। कल लंबा क्लास किए थे सर, तो आज पता नहीं चल रहा है कि टाइम हुआ सर, 30 मिनट और क्लास ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेगा, यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले छोटे बड़े अणु या छोटे बड़े बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचित करने का काम करता है। ठीक है, चलिए लिखेगा, यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों एवं अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। ठीक है, कोशिका को क्या करता है, कोशिका को साफ रखता है, ठीक है, कोशिका को साफ रखता है। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखिए, मतलब यह है कि कोशिका के अंदर कोई भी बाहरी पदार्थ प्रवेश करेगा तो उस पदार्थ को क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। साथ ही साथ कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग टूटा फूटा है उसको भी क्या करेगा, पाचित कर देगा, और पाचित करके उस कोशिका को क्या करेगा, साफ रखेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि यह क्या काम करेगा, यह जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है या सुरक्षा करता है। जीवाणु एवं विषाणु से क्या करता है बाबू, ये सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ, अब बात करेंगे कि जिसके थाली में खाता है उसी में ये छेद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जिस कोशिका में रहता है, लिखेंगे यह जिस कोशिका में रहता है उसे आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, हाँ
अरे रुकिए ना, बात करेंगे, रुक जाइए। नवरात्रि की छुट्टी होगी ना होगी उस पर हम बात करेंगे, रुकिए, परेशान हो जाते हैं आप लोग। चलिए अगला पॉइंट बोलिए। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, यह कोशिकीय कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों एवं अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। दूसरा, यह जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है। और लास्ट, यह जिस कोशिका में रहता है उसको क्या करता है, उसको आवश्यकता अनुसार पाचित करने का काम करता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली या आत्महत्या या आत्महत्या की थैली या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बोलिए। आत्मघाती या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है और क्यों, और क्यों, ये होमवर्क में हो गया, और क्यों। ठीक है, और क्यों, ये रहा आपके लिए होमवर्क, आपको कल इसको पूरा कर लेना है। ठीक है, लाइसोसोम तो बता ही दीजिएगा, हमको पता है कि आत्महत्या की थैली या आत्मघाती लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आप बता ही दीजिएगा, हमको भी पता है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये खत्म हुआ। अभी आगे जो है हम लोग कल केंद्रक भी समाप्त कर लेंगे, गाल्जी का है, और उसके साथ साथ ये समाप्त कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये खुद नहीं फटता है बाबू, लाइसोसोम खुद नहीं फटता है। आपके यह कोशिका के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी या किसी प्रकार का व्यवधान होता है, तब जाकर के इस लाइसोसोम की जो झिल्ली है वो फटती है। ठीक है, इसका आंसर जो है, आंसर आप फिलहाल क्या लिख लेंगे, लाइसोसोम, आंसर लिखेंगे लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि वाला आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है, क्योंकि आप लोग लिखिएगा। हाँ, तो यह कोशिका में किसी प्रकार का व्यवधान हो जाता है, तो उस व्यवधान के कारण, गड़बड़ी के कारण इसकी झिल्ली फट जाती है और पूरी कोशिका द्रव को तो गलाती ही है, और साथ ही साथ इसकी खुद की कोशिका भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इस वजह से इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती कहा जाता है। सर जी मेढक काटता भी है? नहीं, मेढक नहीं काटेगा सर, नवरात्रि की छुट्टी रहेगी, बिल्कुल रहेगी जी। हाँ ठीक है, चलिए आज की क्लास हुई समाप्त। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ लाइक तो होना चाहिए बाबू, लाइक और शेयर तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से पूछ लीजिए। कब से सर? अभी रुक जाइए, अभी 2-3 दिन तो चलेगा ही कम से कम। हाँ हाँ, लीव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिट्टू कुमार। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा हाँ चलिए, मजा आ गया होगा। हाँ, कुछ कंसेप्ट आप लोग बहुत अच्छा नया भी कंसेप्ट आपको मिला होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये आप बात अब ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? आप लोग जो है इसका पूरा नोट्स प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइएगा, और कुछ ऐसा मतलब कॉपी ऐसा लीजिएगा जो मतलब फटे नहीं। ऐसा ना कि एग्जाम खत्म आपका 11th का, उसके बाद आपका कॉपी जो है पता नहीं कहाँ चला गया और वो भूजा बेचने वाला लेके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, इसको प्रॉपर तरीका से रखिएगा। आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम होगा वहां भी आप एक बार रिवीजन कीजिएगा तो ये काम में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार कीजिए। सर नवरात्रि की छुट्टी नहीं रहेगी? रहेगी, छुट्टी रहेगी। क्लास मस्त लगा सर, धन्यवाद
आज क्लास स्मूथ लगा। हाँ, रोज क्लास अच्छा लगेगा जी। हाँ, हम तो प्रयास करते हैं कि हर रोज जो है आपको कुछ नया सिखाए, हर रोज आपका जो टाइम। हाँ 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 बिल्कुल न्यू सर। हाँ, एनसीईआरटी का जो बुक है वो चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है। बस उसमें पुराने वाले में 22 चैप्टर है और नए वाले में 19 चैप्टर पढ़ना आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, पूछिए। अब क्लास छोड़ दिया बच्चा जी, अब रहने दीजिए आज। अच्छा पढ़ाते हैं सर, और पढ़ाइए सर, और पढ़ाइए। क्लास गजब लगा सर। धन्यवाद। आपका अलग अलग नाम क्या है सर जी, बता देंगे कभी, है ना। हाँ, रिजल्ट मंगाइए, मिलेंगे ना तब तो मजा आएगा। अल्लाह भी बच्चों सभी लोगों को। चलिए ठीक है, बाबू एजुकेशन बिहार बता देंगे। हाँ, परेशान नहीं होइए। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर? अर्ध तरल पदार्थ होता है मैट्रिक्स, ठीक है। एक जो है आप देखिए कि दोनों झिल्लियों के बीच पानी जैसा पदार्थ है, पानी जैसा, लेकिन जो अंदर वाली झिल्ली है वो जिसको घेर रही है उसको कहते हैं इनर चेंबर, और उस इनर चेंबर में मैट्रिक्स होता है, यानी अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो पानी में और अर्ध तरल पदार्थ में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा गुरुजी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भी, आप सभी लोग जो है इतने समय तक जुड़े रहे हमसे, ठीक है। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और अच्छा लगता है, मजा आ जाता है, ठीक है। तो लव यू बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में आप सभी के बीच। इसके आगे हो सकता है कल हम लोग लवक लेकर के लवक ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग लवक पढ़ेंगे, लवक, ठीक है। और लवक के बाद हम लोग केंद्रक, उसके बाद गुणसूत्र, चैप्टर का हो जाएगा समाप्त। ठीक है। हाँ, 3 क्लास और लेंगे ज्यादा से ज्यादा। आप लोग घबरा जाते हैं ना, तो हम तो कितने जल्दी खत्म कर देते हैं। लवक पढ़ेंगे कल, उसके बाद एक दिन लाएंगे केंद्रक जिस दिन लाएंगे उसी दिन गायी उपकरण, और उसी दिन राइबोसोम का हो जाएगा समापन। और एक दिन प्रॉपर तरीका से क्या पढ़ लेंगे, गुणसूत्र, और उसी में जब गुणसूत्र लाएंगे तो आपके साथ जो है डीएनए का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और क्लास को 3 क्लास में और समाप्त कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में आप सभी के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।